यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर समस्या है, सवाल है, मान लेते हैं किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपका जो रिप्लाई है आपको नहीं मिला है, तो आप जाइए और जाने के बाद जो है एक तरह से आप क्लिक कीजिए, आप जो है यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आप सवाल जो है पूछ सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ज्वाइन करने से ही हम आपका जवाब देंगे, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है और आप चाहते हैं कि नहीं ज्वाइन करके, या आप चाहें तो सुपर जो चैट है उसके माध्यम से भी आप हमको सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपका जो समस्या होगा, लगेगा कि नहीं इसको जल्दबाजी में जो है रिप्लाई करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं जो है आपका सबसे पहले रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो मेरा जवाब नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तरह से अगर आपका कमेंट अभी तक नहीं आया तो आप दोबारा पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द जो है आपकी जो टॉपिक है उस पर जो है एक तरह से डिटेल वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अब है कि नाना नानी के ज़मीन में अब क्या है नया अधिकार, तो सीधी बात जानने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि ये ज़मीन जो है ये आपके नाना एक तरह से या हो सकता है कि आपके नानी की ज़मीन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक पिता को जो है को सिर्फ बेटी है, मान लेते हैं कि जो है सिर्फ बेटी है, वहाँ 4 बेटी है, सभी बेटी हैं, बेटा नहीं है, तो यहाँ पर बेटी है, एक तरह से बेटी है, हाँ बेटी है और बेटी है। तो इसको जानने और समझने की ज़रूरत है। और कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं कि सिर्फ 4 बेटी है और है एक भी बेटा नहीं है, तो उस केस में जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितना भी जमीन है, वो एक तरह से जो पिता है उनके बेटियों का होगा, उसके अलावा कोई उसका जो है दावा पेश नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब सीधा है कि नाना के संपत्ति में जो एक तरह से आपकी माँ है या आप अगर नाती हैं तो आपका अधिकार होगा, ठीक है। अब है कि सीधी बात है कि पिता का संपत्ति है तो बेटी को अधिकार तो मिलना ही है। अगर मान लेते हैं पिता अपनी बेटी को संपत्ति अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर जो पिता हैं वो अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देना चाहते हैं, किसी अन्य को अगर वो दे दिए तो वो देने के लिए स्वतंत्र हैं। और लेकिन उसी केस में ऐसा कर सकते हैं अगर संपत्ति अर्जित है तो। संपत्ति पैतृक है, उस केस में पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो आपके एक तरह से पिता अपने हिस्से के शेयर किसी को दे सकते हैं, पूरी संपत्ति नहीं। तो अब कहेंगे कि पिता का कौन हिस्सेदार आ गया, तो पिता के जो बच्चे होते हैं, वो बेटा हो या बेटी हो, वो उस संपत्ति के हकदार होते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं वो हकदार के साथ साथ वो आपके हिस्सेदार भी हैं, यानी आपका जो भी प्रॉपर्टी है उस हिस्से में जो है उनका कानूनी अधिकार होता है, ठीक है। अब है कि पिता की संपत्ति में जो है ना कैसे मिलेगा कानूनी अधिकार, ठीक है। तो आप भी अपना जो समस्या है आप सुपर चैट के माध्यम से भेजिए और जो समस्या है उसको लिखिए। आप चाहें तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप अपना सवाल जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी आप अगर मान लेते समस्या है तो जल्द से जल्द जो है आप सवाल पूछें, और बिना ज्वाइन किए हुए पूछेंगे। लेकिन अर्जेंट है, जल्द से जल्द अगर रिप्लाई चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अब है कि सर दादा जो है मेरी एक तरह से फूफू को ज़मीन दे के गए 10 कट्ठा और वो बेच दी अपना ज़मीन, और वो भी जो है एक तरह से मांग रही है मेरे पापा से। मेरे दादा जो है यहाँ पर सादे कागज़ में लिख कर गए थे, जो उसको 10 कट्ठा ज़मीन दिए हैं वो वही हक है, बट वो उसका जो है मान नहीं दे रही है। वकील से जो है एक तरह से इसका कागज़ कैसे बनवाए, जो कि 10 कट्ठा दिया गया था वो वही हक अब जो है नहीं मिलेगा। तो देखें अगर जो उनको दिया गया था जो कागजात पे लिखा हुआ एक तरह से, तो कहीं ना कहीं जो पुराना कागजात होता है तो वो सबूत के तौर पे लोग उसको पेश कर सकते हैं, लेकिन उसकी मान्यता हो या नहीं हो। देखें कानून भी हर सिचुएशन हर और जो कंडीशन है अगर उसको देखा जाए तो कोई भी किसके अंदर क्या फीलिंग है, कौन सही है कौन गलत है, वैसा नहीं देखा जाता है। आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या सबूत है, आप क्या पेश कर सकते हैं जिसको देखा जा सकता है। तो अगर वो सादा कागज़ है और लगता है कि नहीं उन्हीं की हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर है, सारा कुछ है,
उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा गया, हैंडराइटिंग जो है मैच कराया जाएगा, सही तरीके से जो सवाल पूछा जाएगा, तो उस केस में जो फैसला है कहीं ना कहीं एक तरह से जो फैसले वाली बात है, यानी हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला जो है वो हो जाए, ठीक है। लेकिन मामला इस में जो हिस्सेदार होते हैं, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो जो हिस्सेदार होते हैं तो उसका जितना भी कानूनी तौर पर शेयर है, और हमारा कानून जो है जितना उनको अधिकार देता है उतना अधिकार तो वो ले लेंगे, अगर जो है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनको हिस्सा दे दिया गया है या आपको जो है हिस्सा प्राप्त हो गया है। तो क्योंकि मान लेते हैं कि सादा कागज ही है, अब कोर्ट में अगर मान लेते हैं इसकी मान्यता को अगर आप जो है मान्यता नहीं देते हैं, तो यानी आप जो वकील हैं इसको इस कागजात को जो सादा कागज पे लिखा गया इसका मान्यता जो है इसको फर्जी करार दे देते हैं या गलत दे देते हैं या ये अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो दावा है वो किया जा सकता है। उस केस में क्या होगा, अब है कि जमीन का रसीद जो है वो कैसे कटेगा, क्या है उसका कानूनी उपाय, तो मैं बता दूं आपको। और सवाल भी, अक्सर हमारे दादाजी जमीन लिए थे और उसके बाद उसका जो है रसीद नहीं कटवाए, लेकिन 10 साल बाद हमारे पापा चाचा सब प्रयास जो है किए लेकिन नहीं कट रहा है। बहुत परेशान हूं, अगर कोई सॉल्यूशन है तो बताएं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई ज़मीन जो है वो एक तरह से खरीद की है, ठीक है, और आपके पास उसका एक तरह से रजिस्ट्री है, और आपका रजिस्ट्री जो है अगर वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता, पहले तो आप रजिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे। अब रसीद आपका किस आधार पर नहीं कट रहा, आपका पास रजिस्ट्री है कि आपके पास जो है ज़मीन का खतियान है, तो मैं आपको एक डायरेक्ट बता सकता हूँ दोनों के केस में। उसके अलावा अगर आपने कुछ स्पष्ट किया रहता तो एक और ऑप्शन हो सकता है, तो लेकिन दोनों के केस में जो है अगर रसीद नहीं कट रहा है, रसीद कटने नहीं दिया जा रहा है, तो आप सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करके आदेश ले सकते हैं, और आदेश के बाद जो है आपका रसीद, जमीन का जो रसीद है वो जरूर कटेगा। अब है कि बिना किसी वजह का जो है क्यों हुआ दाखिल खारिज रिजेक्ट, तो देखें अगर कोई भी ज़मीन है और ज़मीन का अगर एक तरह से जब एक दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया जाता है, दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर 2 केस होते हैं। एक ये होता है कि इसको ज़मीन का जो दाखिल खारिज हो रहा है वो उसको एक तरह से बेचा गया है, और जो रजिस्ट्री का डीड है उसी से उसको यानी जो एक तरह से रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से जो है एक तरह से अप्लाई किया गया दाखिल खारिज के लिए। तो अब जो बेचा है उसका देखेगा रजिस्टर निकाल के कि जो बेचा है उसके नाम ज़मीन है कि नहीं है। अगर उसके नाम ज़मीन नहीं है तो आखिर कौन बेच दिया इसको, क्या उसका बेटा है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटी है, तब आगे की जो स्टेप होती है उसमें दाखिल खारिज में एक प्रयास होता है कि उसको वेरीफाई कर लिया जाए, आखिर कौन बेचा, क्या ये सही है, क्या वो एक तरह से लीगल है ना। तो वह अगर सारा सिचुएशन देखा जाता है तो फिर आगे की प्रक्रिया जो वो किया जाता है। लेकिन देखा कि नहीं, इसका तो जो बेचा है और जो यहाँ पर अभी कह रहा है कि वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जो विक्रेता है, जो विक्रेता के नाम पे ज़मीन है नहीं, विक्रेता के पिता के नाम है, दादा के नाम है, तो उस केस में जो ज़मीन है जब वहाँ पर दस्तावेज देखा गया तो फिर जो आपका दाखिल खारिज है उसको रिजेक्ट कर देगा, इसलिए कि सारा या ऐसे कंडीशन में आपको बुलाया गया, आप नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अप्लाई करने के बाद आपको भी पता करते रहना चाहिए कि आपका नंबर कब आएगा, कितना समय में आएगा। जब समय आपको बताया जा रहा है तो उससे आप एक दिन आगे पीछे जाकर जो है उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको जो है देख सकते हैं। अब किसी भी ज़मीन को अपने नाम कैसे कराया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो है यानी किसी भी ज़मीन को आप अपने नाम पर अगर कराना चाहते हैं तो ये ज़मीन जो है अभी वर्तमान में अगर जो है वो रंजन और सिंह के नाम अगर दर्ज है तो अभी जो अब अपने नाम आप कराना चाहते हैं, ठीक है, अब जो एक तरह से विवेक सिन्हा जो है यहाँ पर अपने नाम कराना चाहते हैं, तो इसके क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो या तो ये व्यक्ति खरीदेगा, या इसको दान में मिलेगा, या इसको वसीयत में मिलेगा। अब है कि पिता के नाम अगर सिर्फ जमीन है, ठीक है, तो अब आप उसको और अपने नाम कराना चाहते हैं, कब्जा भी है, सारा कुछ है आपके नाम जो है, क्या वो
रसीद जो है वो नहीं कट रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं कि अपने नाम आप कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है आपके पास तो दस्तावेज है ना। जैसे यहाँ पर सवाल है कि सर मेरे पिताजी के नाम जो है खेसरा है 1984 में, ठीक है। अब हम जो है बीच में रसीद भी ठीक है भर रहे हैं, कब्जा भी है, तो क्या कलेक्टर हमारे नाम कर सकते हैं? तो पिता के अगर नाम से हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं और जमीन इस प्रकार की है जिसमें कलेक्टर की आदेश लेने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप उनको आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आज जो आपकी स्थिति है, अगर कुछ ऐसी जमीन होगी जो आपका सिचुएशन है, आपका जो वर्तमान स्थिति है, तो आपके पास ऑलरेडी आपने जमीन को खरीद कर चुके हैं, तो उस केस में फिर आपको समस्या होगा। इसलिए अगर पिता के नाम है तो उस केस में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि उसके नियम कानून जो हैं वो अलग अलग हैं और वो फिर आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो आप सुपर चैट हो, ज्वाइन करके हो। अगर आप जल्द में चाहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब मिले, मेरे समस्या का हल हो, हर आप व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और अगर आप उस समस्या का हल जो है आप वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि आखिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आगे आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा स्टेप सही होगा, कौन सा स्टेप में जो है सिर्फ आपसे पैसा जो है वो ठग लिया जाएगा। तो बहुत सारे नियम है, कानून है जो कि जानना बेहद जरूरी है। ठीक है।